अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़हूर अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक हॉट इशू के बारे में वीडियो लेके आया हूँ जो कि कोरोना वायरस है। दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, ये किस तरह ट्रांसफ़र होता है या किस तरह ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज़ जो है ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इशामुल हक साहब, जो कि डीबीएम हैं रिफा यूनिवर्सिटी से और एमफिल स्कॉलर फ्रॉम यूआस यूनिवर्सिटी, जिसने बीएसएल 3 का भी यूआस यूनिवर्सिटी जिसने बीएसएल 3 का भी अवार्ड अपने नाम किया है। तो वहाँ पे कोरोना वायरस की टेस्टिंग भी जारी है और अपने स्टूडेंट्स को तो माशाल्लाह से वो फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़े चार्जेस कम करके वो बाकी लोगों को भी टेस्टिंग कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन जो है वो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस असल में है क्या चीज़, इसके बारे में बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जानते नहीं हैं कि ये जो डिजीज़ आई है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, तो ये असल में है क्या चीज़ सर? थैंक यू मिस्टर ज़हूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस इशू पे बोलने का मौका दिया और लोगों को हेल्प आउट किया इस इशू पे, जो कि एक पेंडेमिक बन चुका है। तो उस लिहाज से लोगों को नौ वो नहीं है, लोग र्यूमर्स पे यकीन कर रहे हैं और इस पे हम जो फॉलो करना चाहिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स को, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उस लिहाज से। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस वीडियो को या इस इशू को थोड़ा सा रेस करने की या लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश की है। तो ये जो कोरोना वायरस है बेसिकली ये एक कंटेजियस वायरस है जो कि हमारे जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इसलिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक वाइटल सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसका हमारी बॉडी का पूरा जो साइकिल है इसी सिस्टम के गिर्द घूमता है। तो ये वायरस जाके उसको इन्फेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन काज करता है वहाँ पे, और हमारा जो सिस्टम है मेन उसका फंक्शन है उसको परफॉर्म करने से रोक देते हैं या उसको कम कर देता है फंक्शन को। तो इस वायरस से हमें बेसिकली बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ही करने चाहिए फ़िलहाल। तो उसी से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, वायरस को प्रिवेंशन मेजर्स को फॉलो करते हुए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें इसकी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्सन टू पर्सन इसकी ट्रांसमिशन होती है, जिसके अंदर एरोसोल रूट जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके मुंह से या नेजल ड्रॉप से या एरोसोल ड्रॉप से जो है वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो वायरस को कैरी करते हैं एक नेक्स्ट पर्सन के साथ। तो इसकी जो ट्रांसमिशन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत ब्रॉड है जिस वे का जिस सिस्टम का उस सिस्टम से ये ट्रांसमिट होती है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि हम इसको प्रिवेंटिव मेजर्स बड़े सीवियर किस्म के अपनाने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये है कि अगर सपोज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट हो गई है, ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, कितने टाइम में ये बॉडी पे इफेक्ट करती है और कितने टाइम में इसके सिम्टम्स शो होते हैं सर? जी ठीक है। जब ये एक दफ़ा बॉडी में एंट्री ले लेता है वायरस तो उसके 14 to 20 डेज इंक्यूबेशन कंसिडर किए जा रहे हैं। तो इसमें जो 14 to 20 डेज वायरस की एंट्री के बाद सिम्टम्स शो हो जाएंगे। ये बेसिकली सिम्टम्स शो होना हमारी इम्यूनिटी के साथ भी रिलेट कर रहा है। लाइक जो यंगस्टर्स हैं जिनकी इम्यूनिटी ज़रा अच्छी है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बॉडी या इम्यूनिटी अच्छी है जिनकी अभी, तो उनके अंदर ये वायरस उस तरह से प्रोलिफरेट नहीं करता है जितना ये एज पीपल्स के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर ये प्रोलिफरेशन करता है वहाँ पे जाके। तो उस लिहाज से जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड यही कंसिडर किया जा रहा है कि 14 to 20 डेज। तो अगर हमारे पास ये जो वायरल कोई इन्फेक्शन हो चुकी है तो क्वारंटाइन के लिए भी हमें 14 to 20 डेज ही उसको या 21 डेज ही क्वारंटाइन के लिए जाना चाहिए और उसके बाद फिर हमें ये इस कोरोना वायरस की टेस्टिंग करवानी चाहिए। तो फिर जो है हमें वो वहाँ से जो है क्वारंटाइन को ख़त्म करना चाहिए ताकि जो बाकी लोग हैं वो इस इशू से थोड़ा सा दूर रह सकें, ताकि इन्फेक्टेड पर्सन जो है स्प्रेडिंग से बचा सकें। सही, मतलब इससे आप ये कहना चाह रहे हैं कि बूढ़े लोग और जो बच्चे हैं ये उन पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है
जी बजाय इसके कि जो यंगस्टर हैं या इस तरह के जो लोग, उनकी इम्यूनिटी का भी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती होगी, तो इस वजह से मैं उन पे ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट ये है, अभी ये कोरोना वायरस अगर बॉडी में ट्रांसमिट हो गई है तो नेक्स्ट ये है कि ये बॉडी के अंदर किस तरह, कौन से पार्ट को ज़्यादा अटैक करती है, कौन से पार्ट इसका वो अटैकिंग वो होता है, मीन कि इसका अटैक होता है जिसपे जाके अटैक करके बॉडी को नुकसान पहुंच जाती है। जी, ये हमारा सिस्टम ही जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है लंग्स और ट्रेकिया और नेजल नेरिस के ऊपर। तो इसमें जो मेन फंक्शन या वाइटल ऑर्गन है सिस्टम का वो लंग्स है बेसिकली। तो जब ये एंट्री ले लेता है बॉडी में तो फिर ये जाके ये रिजाइड करता है लंग्स के अंदर। तो जब ये लंग्स के अंदर पहुंचता है वहाँ पे जाके जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं लंग्स की, जिसको हम एल्वोलाई या ब्रोंकियोल्स या एल्वोलाई टिश्यू बोलते हैं, तो वो बालून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सरफेस एरिया जनरेट करती हैं, प्रोवाइड करती हैं उसको गैसेस एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। तो उसके लिए एल्वोलाई वहाँ पे मौजूद होता है टिश्यू हमारे लंग्स के अंदर। तो ये जब वायरस वहाँ पे जाके एंट्री ले लेता है लंग की जो टिश्यू है उसके अंदर जाके एंट्री जब ले लेता है ये, तो उसके बाद फिर वहाँ पे अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेता है, फिर बस्टिंग ऑफ सेल हो जाती है। तो बेसिकली इसका काम ही होता है कि एल्वोलाई को डैमेज कर देता है वहाँ पे जाके, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है और फिर वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आती है, या आप कह लेंगे शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग बहुत कॉमन है इसका जो सिम्टम है कि शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है, कि ब्रीदिंग जो रेट है वो बढ़ जाता है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे वो ऑक्सीजन का लेवल पूरा नहीं हो रहा बॉडी की उसको मिटिगेट करने के लिए रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करती है। तो फिर उस लिहाज से वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, फिर वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलते हैं, वो एक अलग से साइंस है। तो ये हमारे बेसिकली लंग्स को डैमेज करती है जाके इन शॉर्ट। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसने इफेक्ट कर दिया बॉडी को, इसके क्या सिम्टम्स होंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि वाकई ही आपकी बॉडी में ये वायरस मौजूद है? जी बिल्कुल, इसके अलावा जो है इसके सिम्टम्स जो हैं वो फ्लू के साथ में मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से फ्लू के साथ में मिलते जुलते हैं जिसकी वजह से हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं बाज़ औक़ात के फ्लू वायरस को, कि हम एज ए कोरोना ले लेते हैं या कुछ स्नीजिंग या इस तरह से कुछ हो जाए तो हम उसको फ्लू वायरस कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मिलते जुलते ज़रूर हैं इसके सिम्टम्स, उसके साथ कन्फ्यूजन होती है। तो इसकी कंफर्मेशन हम लैब से ही कर सकते हैं। तो अगर सिम्टम्स की बात करें इसकी उसको नैरो करने की, तो उसके अंदर ये है कि हम इसको शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग बहुत कॉमन सिम्टम है इसका, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो है वो बहुत कॉमन सिम्टम है इसका। अगर उसके बाद वो वहाँ पे सिम्टोमेटिक हो गए तो उसके बाद वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगी, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी होगा, जिसके बाद वहाँ पे फीवर भी हो सकता है पेशेंट को, और बहुत केसेस के अंदर या कॉमन केसेस के अंदर होता है ही। तो जो तो उसके बाद लेयर स्टेजेस के अंदर या एडवांस स्टेजेस के अंदर जाके आइज़ के अंदर पेन, या फिर उसके बाद शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग, या फिर बॉडी का दुखना, ये सारे सिम्टम्स इसी के अंदर आते हैं बेसिकली। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट बात ये है कि अगर किसी बंदे को ये कोई सिम्टम इसके नज़र नहीं आ रहे, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई पर्सन आ जाता है आपके सामने, क्या उसमें भी वायरस मौजूद हो सकता है? जी बिल्कुल, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते हैं जो कि वायरस को कैरी करते हैं, कैरियर होते हैं वायरस के, लेकिन वहाँ पे सिम्टम्स शो नहीं हो पाते हैं। वो उसके साथ 2-3 तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे। एक तो उस पर्सन की अपनी इम्यूनिटी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो सिम्टम्स को शो नहीं होने देगी, वहाँ पे रिकवर कर लेगी उससे पहले जो सिम्टम्स को। या फिर दूसरे नंबर पे हो सकता है कि वायरस जो है उसका नंबर उतना वहाँ पे ना मौजूद हो कि वो वहाँ पे इतना सीरियस किस्म का इशू जनरेट कर सके। तो वायरस को बेसिकली वहाँ प्रोलिफरेशन को अफेक्ट कर सकता है वहाँ पे, ये है। और ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे मेजरली इन्वॉल्व होते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक डेफिनेटली होता है। एसिम्प्टोमेटिक बेसिकली हमें उस वक्त ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए कि अगर किसी ग्रुप में या किसी फैमिली मेम्बर को एक को हुआ है तो बाकी में साइन सिम्टम्स नहीं शो हुए, तो फिर भी उनको टेस्टिंग के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पे अगर एसिम्प्टोमेटिक भी है, वो रिजर्वायर भी हैं या कैरियर भी हैं उस वायरस के, तो हमें टेस्ट में या लैब रिपोर्ट्स में क्लियर हो सके और उसकी जो फर्दर स्प्रेडिंग है वो उसको हम रोक सकें बेसिकली। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट ये है कि अब कोरोना वायरस हो गया है, सिम्टम शो हो रहे हैं, ठीक है, ये डेफिनेटली एक कॉमन बन चुकी हुई है। तो अब क्योंकि हर जगह भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जिनको जी, तो हम इसकी प्रिवेंशन पे बात कर रहे थे। तो प्रिवेंशन जो है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए बेसिकली, इसीलिए इसी वजह से हम इससे बच सकते हैं, थोड़ा सा वायरस को अवॉइड कर सकते हैं।
तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रिवेंशन सबसे पहले मास्क वियरिंग है कि हमें मास्क वियर करना चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक इसकी जो है वो स्प्रेडिंग कम हो जाती है पर्सन टू पर्सन। तो साइड ट्रांसमिशन जो है काफ़ी हद तक इंटरप्शन आ जाती है मास्क वियरिंग से। तो सेकंड नंबर पे जो है वो हम मास्क वेयरिंग के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि SOPs भी गवर्नमेंट भी काफ़ी जोर दे रही है इस बात पे कि फॉलो करें इसको। तो इन SOPs में सोशल डिस्टेंसिंग लाइक अगर हम अगर किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, बैंक में जाते हैं या किसी उसमें स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जाके जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग से। तो हमें इसलिए भी ये SOPs को ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिस के अंदर, फील्ड के अंदर। तो वो अभी ट्रायल्स में है वैक्सीन, जब वो प्रैक्टिस में आ गई तो फिर काफ़ी हद तक हमें हेल्प आउट करेंगी वो इस डिजीज़ को, इस इशू को टैकल करने में। तो हमें जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक इस वायरस के साथ ही चल रहे हैं, जैसे भी उसको हम लेके चलें उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी को बहाल भी रखना है। तो वो हम SOPs को या प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो किए बगैर नहीं चल सकते हैं। तो उसमें मैंने बात की मास्क वेयरिंग की है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की है। तो थर्ड जो है वो हमारा जो हैंड वाश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी अच्छे सोप से, हाइजेनिक सोप से या हमारे पास किसी सैनिटाइज़र से, हैंड सैनिटाइज़र से उसको सैनिटाइज करते रहें हैंड्स को, किसी अच्छे सोप के साथ वॉश करते रहें अपने हैंड्स को 15 से 10 to 20 सेकंड्स के लिए, ताकि वहाँ पे जो उसके स्पोर्स हैं या वायरस मौजूद है वहाँ पे या उसकी रेजिड्यूज मौजूद हैं तो उसको हम किल कर सकें या एरेडिकेट कर सकें वहाँ से, और ताकि वो स्प्रेडिंग का और इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम कर सकें। तो हैंड वाशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास कि अगर हम कहीं मास्क वगैरह या ये यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कुछ इस तरह के यूज़ कर रहे हैं एक्सेसरीज जो हमें प्रिवेंशन से बचा रही हैं, तो हमें यूज़ करने के बाद उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए प्रॉपर वे से। या तो हमें उनको किसी जो मेडिकली डिस्पोजेबल डस्टबिन होती हैं वहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए, तो वो बेटर है। या फिर उसको हमें किसी बर्निंग में लेके जाके किसी किचन में या बर्न कर देना चाहिए उनको, ताकि वहाँ पे वो स्प्रेडिंग का वे ना बने। या फिर हमें उसको जो है एटलीस्ट पब्लिक प्लेस पे थ्रो नहीं करना चाहिए, ताकि वो जो हम अपने आप को तो बचा रहे हैं किसी हद तक, चले सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब उसको पब्लिक प्लेस पे गिराएंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई उसको उठा के डस्टबिन में गिराने की कोशिश करेगा। तो फिर वो जो अगर वो इन्फेक्टेड हुआ पर्सन तो डेफिनेटली फिर वहाँ से ट्रांसमिशन हो सकती है। बिल्कुल। तो ये बहुत कॉमन है। टिश्यू पेपर्स जो हम यूज़ करते हैं उनको भी हमें प्रॉपर वे से डिस्पोज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी पब्लिक प्लेस पे फेंक दें उसको। तो ये बहुत कॉमन है। और इसके बाद अगर किसी को ये इन्फेक्ट हो जाता है तो पर्सन, तो उसको चाहिए कि वो क्वारंटाइन कर ले अपने आप को एटलीस्ट 14 to 21 डेज़ के लिए, ताकि उसकी जो है ना बाकी स्प्रेडिंग को हम रोक सकें। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स में ये है। और इसके बाद हमें अगर किसी ज़रूरी इशू के लिए मीटिंग करनी पड़ती है तो कोशिश करें कि ऑनलाइन मीटिंग के लिए या फ़ोन कॉल्स को प्रेफर करें फेस टू फेस मीटिंग की बजाय। तो अगर हम जाते भी हैं किसी ज़रूरी मीटिंग में मिलने के लिए तो हमें वहाँ पे हैंड शेक्स से और मीटिंग से या ग्रीटिंग से मिलना अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो भी एक वे है इसकी स्प्रेडिंग का, उससे भी हम अवॉइड कर सकें इस लिहाज से। तो ये तो कुछ SOPs हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, बल्कि करना होगा अगर हमें सर्वाइव करना है। तो इसके बगैर हमारा सर्वाइवल जो है वो काफ़ी रिस्क पे चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारे पास जो है वो नुकसान उठा सकेंगे। लाइक एज हम दूसरे कंट्रीज़ की बात कर लें, डेवलप्ड कंट्रीज़ अमेरिका वगैरह या इटली वगैरह, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों ने पहले इसको थोड़ा सा टाइटली लिया तो काफ़ी सारा नुकसान कर बैठे हैं। तो हमें टाइम से इस पे एक्शन लेना चाहिए और स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि अभी हमें जब तक वैक्सीन नहीं आती इस वायरस के साथ ही रहना है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम SOPs को फॉलो करें, अपनी केयर करें, दूसरों की केयर करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस बहुत बड़े इशू पे बात करने का मौका दिया और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। मुझे उम्मीद है अपने व्यूज़ से कि वो सारे लोग इसको फॉलो करेंगे, इन SOPs को फॉलो करेंगे और ख़ुद भी महफूज रहेंगे और दूसरों को भी महफूज रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने का। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।